जोरदार ताली बजाया करो, मस्त हो जाए करो। यही आदत पड़ जाएगी और जब रहोगे खुश रहोगे, हर जगह खुश रहोगे। अब बिना खुशी के कुछ मिलता ही नहीं। हमने इतनी उम्र में देख लिया, जिस दिन तनाव 3 बार मुझे तनाव हुआ है और तीनों बार कुछ न कुछ घटना घटित हो गई। तब से मैंने प्रतिज्ञा कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाएगा, लेकिन हम तनाव में नहीं रहेंगे। 3 बार मुझे होश है, बाकी तो और पता नहीं होश नहीं है, लेकिन 3 बार मैंने नोटिस किया और 3 बार मैं तनाव में हो गया था और तीनों बार घटनाएं घटित हो गई। एक बार तो मोटरसाइकिल बंदर से लड़ गई थी। निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है। जैसे आप तनाव में होंगे, आप सो नहीं पाएंगे ढंग से, आपका दिमाग कुछ और रहेगा, कहीं और रहेगा और निर्णय नहीं ले पाएंगे आप। इधर से बंदर बैठा हुआ है, देख रहे हैं, लेकिन निर्णय नहीं ले पाए कि हमको रुक जाना है कि क्या करना है। और जैसे हमारी गाड़ी आगे बढ़ी, बाइक थी, पहाड़ की बात है, एक तरफ गंगा नदी ऐसे बहती है, एक तरफ रोड है, एक तरफ पहाड़ है, वहां से कूदा और जंप यहाँ आ गया। और जब जंप किया उसने, तो बंदर आप जानते ही हैं कि वो रुकते नहीं हैं। लेकिन मैं रात में ढंग से सो नहीं पाया था और शालिनी का, क्योंकि उस समय मुझे लगता है 6-7 में पढ़ती रही होगी और इसे जो है कुछ कोई परेशानी भी हो गई थी, तो और ज़्यादा नहीं सो पाया। मैंने सोचा आज स्कूल जाऊं कि नहीं जाऊं। मैंने सोचा, ये देख रहे हो, सब सोच रहा हूं कि स्कूल जाऊं कि नहीं जाऊं। आज छुट्टी ले लेता हूं और सो लेता हूं घर में। फिर मैंने सोचा कि चलता हूं, देखा जाएगा। और जैसे ही मैं पहुंचा गंगा नदी के किनारे, तब तक एक लंगूर जो लंबी पूंछ वाला होता है ना, वो उधर की दीवार से, पहाड़ की दीवार से कूदा है और आकर के यहाँ पहुंच गया। हमारी बाइक यहाँ है। और उस समय मैं निर्णय लेने की क्षमता में नहीं था कि मैं निर्णय लूं, क्या रोक देता। जब वो चला जाता तब हम आगे बढ़ते, लेकिन हमने सोचा कि वो, अब इतना हमें ध्यान नहीं आया कि 1 सेकंड भी रुकते नहीं है। और उधर तो कूद नहीं सकता, दीवार थी, उसे कूदना है तो नदी की तरफ कूदना है। इतना सोच नहीं पाए और गाड़ी आगे बढ़ गई और जैसे आगे बढ़ी तब तक फिर कूद गया वो। और कूद करके बिल्कुल हमारे, जहां हमारी बाइक जा रही उसके ठीक सामने कूदा वो। और ब्रेक लगाए और इसके बाद ब्रेक इतना कस के लगाए कि बाइक हमारे दाएं तरफ गिर गई। और दाएं तरफ जब गिर गई तो चूंकि हेलमेट, हम लोग वहाँ पहाड़ पर जब चलते हैं तो हेलमेट लगा के चलते हैं, क्योंकि ऊपर पहाड़ रहता है, ऐसे जैसे तुम्हारा शीशम नहीं है, ऐसे पहाड़ रहता है। वहां से अगर इतना बड़ा कंकड़, गुरुत्वाकर्षण के कारण इतना बड़ा कंकड़ वहां से अगर ढगराता हुआ चला और आपके सिर में गिरा, तो वो गोली जितना घाव करता, घुस जाता है। और फिर समझ लीजिए कि फिर कोई लोग तो मर गए। गाय चरा रहा था एक आदमी, और पहाड़ के नीचे बैठ करके, थोड़ा धूप थी, गर्मी का दिन था, बैठा था वहां, और उस बैठा हुआ था और एक कंकड़ वहां से ढगराता हुआ चला और आ करके उसके यहीं लग गया और घुस गया। वो कंकड़ जो था वो घुस गया और वो बेचारा बचा नहीं, मर गया। उसको ले गए सब, अपना अस्पताल ले गए। अब उसको पूरा ऑपरेट करना पड़ेगा ना, जब अंदर घुस गया वो तो ऑपरेट करना पड़ेगा। जो भी परिस्थितियां थी, ये हमारे सामने की घटना नहीं है, लेकिन ये है कि हम जहाँ रहते थे उसके ठीक बगल की घटना है। ये वो मर चुके थे, पहले ही मर चुके थे, केवल कहानी बची थी। तो लोग कहते थे कि ये गाय चरा रहे थे और ऊपर से एक बार क्या हुआ कि जा रहे हैं और भेड़, देखो वो तो तनाव वाला था, भेड़ वाला जो है वो तनाव में नहीं था, वो तनाव में नहीं थे।
जा रहे हैं और तब देख रहे हैं वहां भेड़ चढ़ रही हैं एकदम बिल्कुल ये तुम्हारे ये जो इसके 2 गुना ऊंचाई पर भेड़ चढ़ रही हैं, बकरियां हैं और एक बकरी को देख रहे हैं कि लड़खड़ा रही है, क्योंकि ऐसे रहता ना, वो समतल जमीन तो है नहीं। कभी घूमने जाना सब जिंदगी में जब पढ़ लेना, या कभी टूर वूर, क्योंकि ये बहुत दूर है, यहाँ से टूर ले जाने में खर्चा बहुत ज़्यादा है। कई बार अरमान वगैरह कहे कि ले चलने के लिए, लेकिन समस्या ये है कि यहाँ से ले चलने का मतलब है कि 2 दिन जाना 2 दिन आना, और प्लस वहाँ जाने पर किराया भाड़ा लगेगा। तो अब गांव में हम लोग रहते हैं, हमें डर लगी रहती है कि कोई तैयार होगा कोई नहीं तैयार होगा, अब कम से कम 1 हफ्ता का टूर होगा। तो वो उतने ऊंचे पर दिखाई पड़ रही, जैसे शीशम का तुम देखो वो एकदम ऊपर वाला हिस्सा, ऐसे जा रहे हैं और बकरियां चल रही हैं। तो देखा मैंने कि वो लड़खड़ा रही है, और जब लड़खड़ाने लगी वो, तो हमने सोचा कि निकल जाएं, और इतना तेज वहां से जब चल देगी तो चल देगी, बीच में तो रुकना नहीं है। ऐसे ऐसे रहता है, बहुत नीचे ऐसे ऐसे रहता है ना, जैसे पहाड़ है तो पानी के नाते और नाते वो कोई समतल तो ऐसे रहता नहीं है। लेकिन जब वहां से चल देगी, या चल देगा कोई, हम ही चल देंगे आप ही चल देंगे, तब फिर बीच में रुक नहीं सकते, क्योंकि गुरुत्व बल उसको खींच लेता है। और आ करके वो अगला वाला हमारा व्हील है, चक्र है, बाइक का जो अगला वाला हिस्सा है, उस पर आके टकराई। तो फिर भी लड़खड़ा तो गए हम लोग, 2 लोग, एक आदमी बैठे भी थे, लड़खड़ाए। लेकिन वो अगर वो सीधे आ गई होती तो शायद ले करके नीचे, और वहां विकल्प नहीं कोई है। जैसे आपका इतना चौड़ा रोड है, मान लीजिए इतना चौड़ा रोड मान के चलो, या इतना होगा, इतना तो नहीं रहता, 3 लाइन का नहीं रहता है, इतना ही मान के चलो, और बाएं से चल रहे हैं तो एकदम किनारे रहेंगे। जैसे बाइक बाएं से जा रही है तो इधर किनारे रहेंगे। तो एक तरफ तो पहाड़ है ऐसे, और दूसरे तरफ जितना ऊंचा पहाड़ है उतना नीचा खड्ड है। अगर किसी नए आदमी को ले जाए और पीछे बैठा ले तो वो कहेगा कि उसको डर लगने लगेगी, वो डरेगा, क्योंकि हमारी आदत पड़ गई, और लोगों की जो चलते हैं उनकी आदत पड़ जाती है। और दूसरे लोगों की तो जो नए नए जाएंगे, आप लोग जाओगे, इसमें से नया जाएगा ना आदमी, और पीछे बैठा दें, अगर आप उस गड्ढे को देखते रहिए जहां नीचे है 250 फीट नीचे गड्ढा है, अगर बाइक गई, कार गई, तो फिर बचना नहीं, इतना नीचे तक वो जाती है। कार अगर उलटती है, जैसे घटनाएं घटित होती रहे, ट्रक तक उलटते हैं, ऐसा नहीं है कि उलटता नहीं है, कार भी उलटती है, बाइक भी उलटती है, ट्रक तक उलट जाता है। कभी ब्रेक फेल हो गया, कभी जो है वो घुमाने में दिक्कत हो गई, कोई घटना ऐसा होता है, कभी ब्रेन जो है हमारा फंक्शन नहीं अच्छा करता है, तो वो ट्रक तक को मैंने देखा हुआ गिरता हुआ। और अगर कार गिर गई और रास्ते में कोई पेड़ मिल गया, रास्ते में खड्ड जहां रहता है वो भी तो पेड़ पौधे रहते हैं, अगर कोई कायदे का पेड़ मिला और कार जा करके उस पर अटक गई, तब तो समझो कि कम चोट लगेगी, आप बच सकते हो। और अगर संयोग है, ये बाई चांस की बात है, अगर पेड़ नहीं है लटकने का, कार आपकी लटकती नहीं है, तो 200 फीट नीचे जाएंगे, कार का परखचा उड़ जाता है, और जो उसमें रहता है उसका हड्डी पसली टूट जाती है। इतना खतरनाक जगह है, और इतने खतरनाक जगह जो सर्विस हम कर रहे थे, तो करीब करीब हमारे स्टाफ के 90% लोग ऋषिकेश से जाते थे, और सब खतरा मोल लेके चलते हैं। तो उस जगह पर अगर तनाव में आप हैं तो फिर खतरा है ना, क्योंकि आप जब तनाव में रहोगे तो फंक्शन ये ज्यादा नहीं करता है। ब्रेन हमारा फंक्शन तब करता है जब हम तनाव मुक्त रहते हैं,
और तनाव मुक्त रहने के लिए ही ये मेडिटेशन कराया जाता है। और मेडिटेशन करने वाला भी यदि तनाव में रहने की आदत पड़ गई हो उसकी, तो मेडिटेशन करेगा तो क्या करेगा? वो तनाव रोक पाएगा? वो विधियां हैं। तनाव मुक्त रहिए, हैप्पी मूड में रहिए, खुश रहिए, हंसते बोलते रहिए, तब जाकर तो 3 घटनाएं घटित हुई। और तीनों घटनाओं में तब मैंने प्रतिज्ञा किया, जब 3 घटनाएं घटित हो गई तब मैंने प्रतिज्ञा किया कि चाहे कुछ भी हो जाएगा, मेरे जेब से कोई सारा पैसा उठा ले जाएगा, लेकिन मैं तनाव में नहीं रहूंगा। ले गया, फिर हो जाएगा। इस भावना के साथ तब हम तनाव मुक्त रहते हैं और हम समस्याएं भी हल कर सकते हैं। समस्याएं, और देखो समस्या हल करने का जो हमें ज्यादा पावर मिलती है, समस्या हल करने की जो पावर मिलती है, उसके लिए सबसे बेहतरीन उपाय है, सबसे अच्छा उपाय है मैथमेटिक्स आपका बहुत बढ़िया रहना चाहिए। जिनके दिमाग में ये आता है कि हमारा मैथ अच्छा नहीं है, वो इस बात को न कहें, क्योंकि मैथमेटिक्स आपका अच्छा है। आप क्यों नहीं मैथमेटिक्स में अच्छे हैं? दूसरे की तुलना आप कर रहे हैं। मान लीजिए आपके क्लास में श्रेया है और श्रेया का 100 में 100 मैथ सही हो जाता है, तो आप उससे तुलना कर रहे हैं, आपका 50% होता सही। अब आप तुलना कर रहे हैं श्रेया का, लेकिन आप ये नहीं तुलना कर रहे हैं कि श्रेया प्रैक्टिस कितनी करती है। आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तभी आपका कोई सब्जेक्ट खराब रहेगा। प्रैक्टिस, जैसे मैं हाई स्कूल में पढ़ता था, तो चूंकि मैं घर का अकेला था, केवल मेरी माँ थी और मेरी बहन थी जिनके नाम पर ये स्कूल है, तो माँ मेरी कहती थी कि हमारे बाबू को पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्या करेगा पढ़ करके, इतनी खेती है, ये है, कौन देखेगा, ये तो अकेला है। तो हमारे अंदर भी क्या अंदर भावना आ गई? कौन सी भावना आ गई हमारे अंदर? आंचल है, क्या जरूरत पड़ने लगा है, क्योंकि पढ़ना कठिन काम है और कठिन काम से दुनिया भागती है। हमने भी खेलना कूदना शुरू कर दिया। तो हाई स्कूल में जब गए तो हाई स्कूल तक चेतना थोड़ा बढ़ जाती है। हाई स्कूल में गए लेकिन लेट हो गया ना, अभ्यास करने में, लगाने में और तैयार करने में पूरा लेट हो गया। 2-3 साल मेरा बर्बाद हो गया। जैसे जूनियर हाई स्कूल मेरा पूरी तरीके से 6 से शुरू हुआ और 6 आधा मान के चलो, और 7th और 8 ये मैंने पढ़ाई नहीं किया ढंग से। 9th में भी ढंग से पढ़ाई नहीं किया। 10th में जब गए तब ये डर सताने लगी कि कहीं मैं फेल हो जाऊंगा, दूसरे लोग पास हो जाएंगे। तब तो केवल आज आप डॉक्टर बनने के लिए तैयार हैं, आप इंजीनियर बनने के लिए तैयार हैं, आप IAS बनने के लिए तैयार हैं, और हम लोगों को तो डॉक्टर, इंजीनियर, इंटर पास होने तक नहीं कुछ पता था। कोई बताने वाला नहीं था, कोई चर्चा ही नहीं करता था इस सब की। कोई चर्चा तक नहीं करता था कि ये इंजीनियरिंग कैसी होती है, मेडिकल कैसा होता है, कोई नहीं चर्चा करता था। तो हाई स्कूल में जब थोड़ी डर सताई कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे साथ के लोग पास हो जाएंगे, मैं फेल हो जाऊंगा, तब मैंने शुरू किया। और अंग्रेजी में सबसे कम नंबर मेरा है, क्योंकि मैथ मेरा प्राइमरी से अच्छा था, मतलब मैं लगाता था उससे। तो इधर तो कम लगाने लगा, लेकिन प्राइमरी में जो हमने प्रैक्टिस किया था वो काम आता था, मुझे रुचि हो गई थी। तो मैथ में सबसे ज्यादा नंबर, लेकिन अंग्रेजी में सबसे कम नंबर। और राइटिंग नहीं बनती थी क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करते थे। लेकिन वही विषय
इंटरमीडिएट में वो टीचर के नाते, किसके नाते? टीचर के नाते। माँ तो वैसे ही थी, मेरी बहन वैसे ही थी, साथी सब वही थे, लेकिन एक आदमी बदल गया, एक आदमी, और वो इंग्लिश का टीचर, इंग्लिश का टीचर बदल गया। वो बादशाह हुसैन। बादशाह साहब कहते थे कि बेटा ये बादशाह का केस है, इसको नोट कर लो। ऐसे बोलते थे ना, कॉन्फिडेंस उनको रहता था। कहते थे कि ये निशान लगाओ, ये बादशाह का केस है। तो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस था, और बिल्कुल सामने, मुंह के सामने मैं बैठता था, मुंह के उनके ठीक सामने से। जैसे हम बैठते नहीं थे कुर्सी पर, वो मेज ही पर वो थोड़ा सा टेक लगा करके उसी बैठ जाते थे, और इतने लंबे थे। मुझे लगता है कुर्सी उनके लिए दिक्कत पैदा करती रही होगी, अबे इतने लंबे थे वो, तो कुर्सी कोई परेशानी जरूर करती रही होगी। तो आते थे तो कुर्सी अपना किनारे रहती थी, वो मेज पर ही ऐसे टेक लगाए पीछे, और वहीं से पढ़ाना शुरू कर दिए। कभी कभी बैठ लेते थे, जैसे प्रोज पढ़ाना, पोएम पढ़ाना, ये सब रहता था, तो बिना उसको देखे नहीं पढ़ा जा सकता है, तो कभी कभी बैठते भी थे। तो बादशाह साहब इतना बढ़िया पढ़ाते थे, आप कोई भी हिंदीपुर का छात्र हो उससे पूछ लीजिए कि बादशाह साहब के मुकाबले यहाँ अंग्रेजी कोई पढ़ाने वाला नहीं था, इतना बढ़िया पढ़ाते थे। तो बादशाह साहब के नाते मेरे दिमाग में आया कि मैं भी ऐसे लेक्चरर बनूंगा, और तब मैंने मेहनत शुरू किया, और मेहनत शुरू किया। आज देखो राइटिंग हमारी, अगर बहुत अच्छी नहीं है तो खराब भी नहीं है कि नहीं है? और वही राइटिंग हाई स्कूल में जैसे चिरई की टांग होती है ऐसे रहती थी, प्रैक्टिस नहीं करते थे। तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि किसी भी सब्जेक्ट को आप ये मत समझिए कि मुझे नहीं आता है, आपको आता है, आप केवल प्रैक्टिस नहीं करते हैं। प्रैक्टिस करिए उसे, और अगर कोई 1 घंटा पढ़ता है तो आप 2 घंटे पढ़िए। ये नियम फार्मूला बनाओ, क्योंकि कंपटीशन है। अभी जो हाई स्कूल की लड़कियां हमारी, इसमें से कुछ लोग फॉर्म भरी हैं, बीएचयू में वो है 11th पढ़ाया जाता है, अलग से बीएचयू का वो अलग से स्कूल है। अब शिवानी भी है, नम्रता है, पल्लवी है, एक कोई और है, कौन है? साइमा भी भरी है। देखो, कम से कम कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा कि नहीं इन बच्चों का? नहीं तो कोई कहता जाए तो मेरा होगा ही नहीं। लेकिन ये लड़कियां तैयारी कर रही हैं, और शिवानी को तो मैंने देखा कि जैसे बोर्ड में पढ़ रही थी वैसे तैयारी कर रही थी। 11:30, 12, 12:30 के पहले सोती ही नहीं थी वो। और मुझे पता कैसे चलता था? क्योंकि मैं सवेरे सो गया और 2 घंटे के बाद उठ जाता था, तो कभी कभी वो सोती थी और मैं पढ़ता था। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और जब आप मैथमेटिक्स वाले बन जाएंगे तो मैथमेटिक्स के आदमी को, कोई जरूरी नहीं कि आप टीचर बनिए, आप इंजीनियर बनिए, कुछ और बनिए, मैथमेटिक्स वाले समस्या को जल्दी हल कर ले जाते हैं, और समस्याएं आपके पास आनी ही आनी है। देयर इज नो पर्सन इन दिस वर्ल्ड हु इज प्रॉब्लम फ्री। इसको अपने डायरी पर नोट कर लीजिए। देयर इज नो पर्सन इन दिस वर्ल्ड हु इज प्रॉब्लम फ्री। कोई नहीं इस दुनिया में है जो प्रॉब्लम से फ्री रहता है। जो लोग काम करते हैं उनके सामने भी समस्या रहती है। देयर इज नो पर्सन इन दिस वर्ल्ड हु इज प्रॉब्लम फ्री, हु इज प्रॉब्लम फ्री। हिंदी में, इस संसार में कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास समस्याएं न हो। जितना बड़ा उद्देश्य रहेगा उतनी बड़ी समस्या आपके सामने आएगी। जितना बड़ा उद्देश्य रहेगा उतनी बड़ी समस्या आएगी। पता चला कि आप
समस्याएं आपके सामने अनेक प्रकार से आती हैं, आएंगे जरूर। देखो, परीक्षा हो रही थी और दिव्यांशु को थोड़ा सा चोट लग गई, हाथ जो है फ्रैक्चर हो गया। तो एक हाथ में वो प्लास्टर लगाया था और लिखवा रहा था, और बाएं हाथ से भी हो सकता थोड़ा बहुत लिखा हो। तो समस्या किसी को भी सामने आ सकती है। तो समस्या फ्री नहीं कोई है, कोई भी आदमी समस्या फ्री नहीं है, आप भी फ्री नहीं रहेंगे। आप जानिए कि जब कोई नहीं समस्या फ्री इस दुनिया में है, तो क्या मैं रहूंगा? मेरे सामने भी समस्या आएगी। और जो समस्याओं को हल करने की क्षमता विकसित कर लेता है, वो दुनिया की कोई भी समस्या हल कर सकता है। जो समस्या है, ये हमारे दिमाग की वजह होती है, और जहां से उत्पन्न होती है वहीं पर ये हल भी होती है। वही हल करता है। बहुत सारी चीजें जानो, पेड़ पौधों से सीखो। ये भी तुम्हारी तरह से ये भी एनर्जी वाले हैं। एक ही एनर्जी सबको पैदा करती है, एक ही एनर्जी से सारे चीज बनती है। साइंस पढ़ लो, साइंस में देखो मिल जाएगा कि एक एनर्जी से ही सब कुछ बना हुआ है। सब कुछ बनाने वाला एक एनर्जी है। और पेड़ लगाना आसान है, पेड़ लगाना आसान है अपेक्षाकृत जब पेड़ फल जाता है तब जो कठिनाई आती है। पेड़ लगा देना आसान है। आप कहीं से बीज लाए, पौधा लाए, आपने खोदा, गाड़ दिया, उसमें थोड़ा सा घेरा वेरा लगा दिया, पेड़ आपका चलने से लग गया। थोड़ा सा और देखभाल करिएगा, बड़ा हो जाएगा। लेकिन जब पेड़ में फल आएंगे उस समय आपको ज्यादा देखभाल करनी पड़ेगी। क्यों देखभाल करनी पड़ेगी ज्यादा? क्योंकि जब फल आएगा तो ये लोगों को आकर्षित करेगा। चिड़िया आकर्षित होंगी, मनुष्य आकर्षित होगा। और अगर आपने सुरक्षा व्यवस्था नहीं किया है तो फिर आप सोते रहेंगे यही पेड़ के नीचे, और लोग चढ़ जाएंगे पेड़ पर से आम तोड़ लाएंगे। आप उधर सो रहे हैं, अगर आपकी सुरक्षा घेरा सही नहीं है, चारों तरफ से दीवार आपने नहीं खड़ा किया है, और पेड़ आपका बढ़िया आम है या लीची है, कोई बढ़िया चीज है, तो लोगों को आकर्षित करेगी। आकर्षित होने लगते हैं लोग। और पता चला कि आप यहीं आपकी बाग है और चारों तरफ से घेरा नहीं लगा हुआ है, और आप सोच रहे हो कि मैं सो जाऊंगा या रखाला ले जाऊंगा, तो आप इसके भूल में मत रहिए। पता चला आप सो रहे हैं और किनारे वाले पेड़ पर कोई चढ़ गया और तोड़ ले जाएगा। समझे ना? तो समस्याएं हर व्यक्ति के सामने रहती है, और समस्याओं में जीवन ही है, समस्याओं में ही जीवन है। तो हम प्रॉब्लम को कैसे हल करें, इसके लिए आपको टिप्स बताते हैं। जो सुन रहे हैं, जो नहीं सुन रहे हैं, जो नहीं सुन रहे हो सुन लें, कि उसके लिए जरूरी है कि आपका मैथमेटिक्स बहुत बढ़िया रहना चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स में समस्या हल करने की क्षमता होती है, क्योंकि उसमें समस्या आती ही है। और इसके बाद साइंस में भी वही बात है, साइंस में है, अंग्रेजी में भी वही बात है। क्योंकि अंग्रेजी को मैंने बताया कि इसमें समस्या क्या है, कि इसमें स्पेलिंग कुछ रहती है, बोला कुछ जाता है, और मीनिंग इसके कुछ रहती है। स्पेलिंग कुछ, उच्चारण कुछ, और एक की मीनिंग कम से कम 8-10 मीनिंग रहती है, 5-6 मीनिंग रहती है। कौन सी मीनिंग हमको लगाना यहाँ है, कौन सा अर्थ लगाना है, ये हमें देखना पड़ता है। तो इसलिए जब हम इसको पढ़ेंगे तब समस्या को हल करने वाला बनेंगे। और एक दिन अगर मेडिटेशन आप करते रहेंगे तो आकाश से जैसे जुड़ेंगे, आप यूनिवर्स से जैसे जुड़ेंगे,
उसी समय सुबह में समस्या का हल आपके सामने रख उठेगा। आप डायरी पर नोट कर लीजिए अपनी समस्या, मेडिटेशन वाला बन जाइए, मेडिटेशन नियमित रूप से करते रहो, आपके जीवन के लिए फायदेमंद है। मेडिटेशन आप करते रहिए और मेडिटेशन करते रहिए। आपकी समस्या आप डाल दीजिए, अपने हिपोकैम्पस में डाल दीजिए, उसे लिख करके डायरी पर नोट कर लो, और एक दिन सुबह सुबह आपके सामने वो पूरा काला चिट्ठा लिख करके आ जाएगा कि ये करो, इसी से हल हो जाएगा। अगर आप मान गए, उसको करने लगे, तो समस्या हल हो जाएगी। क्योंकि समस्या पैदा ही होती है किस लिए? निधि पैदा होती है किस लिए? हल होने के लिए। यहां तूफान उठता है किस लिए? समाप्त होने के लिए। तूफान जो होता है, शुरुआत जो होती है तूफान की, वो किस लिए होती है? खत्म होने के लिए। केवल 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट वो तूफान मचाता है, और इसके बाद धीरे 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 समाप्त हो जाता है। तो मुझे लगता है कि आप इस बात को मानेंगे, और हमें उम्मीद है कि हमारे बच्चे आउट स्मार्टिंग, आउट स्टैंडिंग एंड आउट वर्किंग बनेंगे।